So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in our today's lecture, we are going to discuss our new discussion topic, that is your phenols. Phenols क्या हैं? First of all, ये जो है वो questions arise होता है कि phenols क्या है. Phenols basically they are the derivatives of carboxylic acid. Derivatives of कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर वही सेम हमें पता है कि बेंजीन रिंग होती है एक, और उस बेंजीन रिंग को उसके साथ हमारे पास जो है वो एक OH ग्रुप अटैच होता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फिनॉल, क्योंकि फिनॉल जो है वो तभी बनते हैं जब इनके साथ OH ग्रुप अटैच हो. और किसके साथ OH ग्रुप अटैच हो? विथ फिनाइल के साथ, जिसे हम कहते हैं C6H5, क्योंकि ये जो है वो बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो उसे हम कहते हैं फिनोल्स. ठीक है जी, ये तो बात समझ आ गई डेरिवेटिव्स. अब हम इनकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, आप इसकी नेमिंग किस तरह से करोगे, व्हाट इज़ इट्स नॉमेनक्लेचर. ठीक है जी. तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, जिस कार्बन पर, क्योंकि हम अगर सपोज़ करें कोई भी आप एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो, लाइक मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा रही हूँ, ठीक है जी. अब नंबरिंग आप कार्बन की करोगे सबसे पहले कहाँ से? OH के बाद से. ठीक है जी. तो ये 1, ये 2, ये 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड दैट्स 6. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका नाम 3, सॉरी यहाँ से नहीं, बल्कि ये यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो और बाकी आपका आ जाएगा फिनोल. तो 4 ब्रोमोफिनोल जो है वो इसका नाम हो जाएगा अगर आप इसके कार्बन नंबर 4 पर अटैच करते हो. लाइक सपोज अगर मैं जो है वो इसके कार्बन नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं 3. अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 क्लोरो बेंजीन बनाएं, 3 क्लोरो आप बनाएं फिनोल, तो आप किस तरह से इसको ड्रॉ करोगे? लाइक दैट. आप सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे, फिर OH ग्रुप अटैच करेंगे, देन नंबरिंग करेंगे. तो 3 यहाँ तक आ रहा है, तो ये रहा OH, सॉरी ब्रोमो बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे ब्रोमीन. ठीक है जी. बाकी सारा प्रोसीजर हमारा सेम रहा और यहाँ पर बन गया आपका 3 क्लोरोफिनोल. अगर आपको बोला जाए कि भाई 2 ब्रोमो बेंजीन लगाए, तो आप कार्बन नंबर 2 पर आप ब्रोमीन अटैच कर देंगे. तो ये डिपेंड करता है जिस नंबर का आपको बोला जाए. ठीक है जी. ये तो बात हो गई सिंपली. अब अगर यहाँ पर हो आपका मिथाइल ग्रुप, अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हो तो आप इसको बोलेंगे क्रीसोल. हम इसे क्या बोलेंगे? क्रीसोल. अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो यहाँ पर हम इसको, अब क्रीसोल किस तरह से, लेट सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल, अब क्रीसोल हमें पता चल गया अगर मिथाइल हो तो क्रीसोल, बट पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उसकी नेमिंग किस तरह से करोगे. लाइक हमें पता है कि अगर कोई फिनॉल रिंग है तो अकॉर्डिंग टू द OH ग्रुप, ये OH का फर्स्ट कार्बन हमारे पास ऑर्थो, मेटा और ये रहा पेरा. ठीक है जी. ये हमें समझ में आ गई कहानी. अब अगर ये जो मिथाइल है अगर वो यहाँ अटैच हो तो फिर ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा O मिथाइल फिनोल. और अगर ये जो है वो यहाँ पर अटैच हो, फिर आप इसको किस तरह से नेमिंग करोगे? लाइक दैट. अब यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पर आ गया. तो फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट कार्बन हो गया ऑर्थो, सेकंड कार्बन हो गया मेटा, तो ये हो गया M मिथाइल फिनोल. अब यहाँ पर जो है वो अगर मैं मिथाइल ग्रुप यहाँ पर रख दूँ तो ये हो गया OMP, ये हो गया पेरा मिथाइल फिनोल. अब अगर क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं, हम अगर यहाँ पर यूज़ करते हैं डबल OH ग्रुप, लाइक मैं यहाँ पर OH ग्रुप लगा दूँ. अब यहाँ पे 2 OH ग्रुप हैं. OH अगर आपके पास जो सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो मीटा पोजीशन पर हो तो इसका कॉमन नेम जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा आपके पास रिसोर्सिनॉल. और अगर यही OH जो है, अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, अगर यही OH जो है वो पेरा पोजीशन पर आ जाए तो इसका नाम क्या होगा?
हाइड्रोक्यानिन। ठीक है जी, तो हाइड्रोक्यानिन अगर ये पैरा पोजीशन पर OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, अगर ये OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाए तो फिर इसका नाम क्या होगा। लाइक यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन कौन सी बनती है, ये वाली, तो AOH यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास क्या, केटिकॉल। ठीक है जी, तो ये आपके पास नेमिंग है फिनॉल्स की। इसके अलावा हमारे पास जो है, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, उन्हें हम कहते हैं बेंजीनॉइड्स। अब ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी रिंग है। अगर 2 रिंग हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेफ्थोल। नेफ्थोल क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेफ्थीन, अगर आपको याद हो तो नेफ्थलीन के अंदर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये 2 बेंजीन रिंग है और ये आपके पास बन गई नेफ्थलीन। अगर यहाँ पर किसी के पास अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए, अगर फर्स्ट बेंजीन रिंग के साथ तो अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये अल्फा नेफ्थोल है। ठीक है जी, 2 बेंजीन रिंग्स आ गई। अब इसके साथ ये OH आ गया, तो ये हो गया हमारे पास क्या, अल्फा नेफ्थोल। ठीक है, जिसकी नेमिंग, अगर यहाँ पर हो भाई, ये तो बात हुई थी 2 रिंग्स की, अगर यहाँ पर 3 रिंग्स हो तो फिर, अगर 3 रिंग्स हो तो हमें पता है कि 3 बेंजीन रिंग्स, अगर आपको याद हो तो 3 बेंजीन रिंग्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं फिनफ्थलीन। जब 2 रिंग्स और 2 रिंग के एग्जैक्टली एक रिंग जो है वो उसके ऊपर आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनफ्थलीन। लेकिन अगर यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाए, लाइक यहाँ पे इस पोजीशन पर आ जाए, तो OH ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जहाँ पर 3 रिंग हो तो इसे हम कहेंगे फिनफ्थोल। क्योंकि यहाँ पर अब OH ग्रुप, आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हो। लाइक हमें नेमिंग हमेशा इस तरह से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या तो फिर यहाँ से। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3, ये 4, अब इसको क्रॉस करके हम डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, 5 6 7 8 और देन 9, तो ये 9 पोजीशन पर OH ग्रुप हमारा आ गया। ठीक है जी, तो इसका नाम या तो फिर आप इस तरह से ले सकते हो 9 फिनफ्थोन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो नेमिंग थी पूरी किसकी, फिनॉल्स की। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आप फिनॉल को जो है वो किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। अब फिनॉल को जो है वो हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले है आपके पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, उसकी आप फ्यूजन करवा दो विथ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की आप फ्यूजन करवा दो NaOH के साथ। ठीक है जी, अब यहाँ पर होगा क्या, अब जब आप इसकी जो है सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनेट की जो है वो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये बेंजीन रिंग आ गई, क्योंकि इसके नाम के अंदर बेंजीन था, हमने बेंजीन रिंग यहाँ पे शो कर दी। ठीक है जी, अब सोडियम सल्फोनेट का मतलब क्या है, एक तो सोडियम होगा, इसके साथ सल्फोनेट ग्रुप जो है वो अटैच होगा, तो ये आ गया आपके पास सल्फोनेट ग्रुप अटैच। अब ये जो है वो रिएक्ट कर रहा है विथ NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो सोडियम है ये जाकर इसके साथ कंबाइन होगा सल्फेट ग्रुप के साथ, और ये फॉर्मेशन करेगा किसकी, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पर कंबाइन होगा इसके साथ, और ये सोडियम वहीं पर ही अटेस्टेड रहेगा। ठीक है जी, और बाकी ये जो सल्फेट ग्रुप है वो ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO3। ठीक है जी, हमारे पास बन गया सोडियम सल्फाइड। ठीक है जी, अब ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर ये जो कंपाउंड था आपका
Na। अब ये जो है वो अगेन इसको रिएक्ट करवाएंगे हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये जो Na का ग्रुप है हमारे साथ, ये अगेन यहाँ पर आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बेंजीन, या अब हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो ये आपका बन गया फिनॉल। ठीक है जी। अब फिनॉल के साथ यहाँ पर जो है वो क्या बना, Na2SO4, या जिसे हम जो है वो सोडियम सल्फोनेट भी बोल सकते हैं ऑफ कोर्सली। तो ये आपके पास जो है वो फिनॉल बन गया। किसकी वजह से बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की जब हमने फ्यूजन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड के अंदर हम करवाएंगे भाई हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम किसकी, ऑफ एराइल हैलाइड्स की। एराइल हैलाइड्स अब हमारे पास जो है वो आपके पता है कि बेंजीन रिंग के साथ अगर हैलाइड ग्रुप अटैच हो तो उसे हम कहते हैं एराइल हैलाइड। अब यहाँ पे हम जो है वो कोई भी आप ले लें हैलाइड, मैं यहाँ पे क्लोरीन ले रही हूँ। अब हम इसको जो है वो रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ। NaOH होता है कि हम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस आपको पता है क्या होती है, जिसके अंदर हम वाटर की प्रेजेंस में जो है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं। वाटर की प्रेजेंस में क्यों, क्योंकि वहाँ काम क्या होता है कि वाटर अपना OH ग्रुप जो है वो डोनेट करता है। अब यहाँ पर NaOH उसका काम कर रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम भी प्रेजेंट है, और सोडियम जाके इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह बोलें कि क्लोरीन जाके इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये जब OH ग्रुप यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, और ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। एज ए रिज़ल्ट आपका यहाँ पे फिनॉल बना, एंड साइड में हमारे पास ये जो सोडियम है इट विल कंबाइन विद द क्लोरीन। So here is our phenol group with sodium chloride। ठीक है जी। तो ये आपके पास सेकंड स्टेप आ गया, जिसके अंदर हमने जो है वो हाइड्रोलाइज करवाई किसको, एराइल हैलाइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाई। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, या फिर जिसे हम जो है वो थर्ड मेथड बोलें तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट। अब डाइज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं कि ये एक ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग है इन्वॉल्व। ठीक है, एक आ गई आपकी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन अटैच है। इसके साथ ऑक्सीजन यानी कि सल्फेट ग्रुप पूरा हमारे पास यहाँ पर अटैच होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रही है, जो हमें जो है वो रिएक्शन करवाना है इसका वाटर के साथ। क्या मैं वाटर को इस तरह से लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्सली। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो है वो वाटर सबसे पहले तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा यहाँ से, और ये OH यहाँ पर आकर अटैक वर्ड देगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है इसके भी बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है ये हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये जो है अब क्या बनेगा, ये आ गई आपकी रिंग, बेंजीन रिंग। और OH जो यहाँ पर जाके अटैच हुआ था ये रहा हमारा OH। इसके साथ साथ ये जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ था तो इसने जो बना दिया यहाँ पर H2SO4। और इसके साथ साथ ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स थे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ N2, ये आ गए आपके पास इसके बाय प्रोडक्ट्स। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपका फिनोल। ये था हमारा थर्ड मेथड। इसके अलावा फोर्थ मेथड फ्रॉम गिर्गनार्ड्स रिएजेंट। अब गिर्गनार्ड्स रिएजेंट अगर आपको याद हो तो इसे हम कहते हैं RMgX, यानी कोई भी रेडिकल ग्रुप अटैच होगा मैग्नीशियम के साथ और उसके साथ एक हैलाइड ग्रुप अटैच होगा। अब यहाँ पर हम जो है वो रेडिकल ग्रुप की जगह ले लेते हैं बेंजीन रिंग। ये आ गई आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है जी, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर Mg और उसके साथ एक हैलाइड कोई भी ले लें आप, हम क्लोरीन ले लेते हैं। अब इसकी जो है वो हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्म करेगा हमारे पास ऑक्सीजन, ये रहा आपका Mg और ये रहा क्लोरीन, ये फॉर्म करेगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको जो है वो हम अगेन रिएक्ट करवाना है, लेकिन इस बार किसके साथ,
हम इसको वाटर के साथ इस बार रिएक्ट करवाएंगे। तो ये करेगा क्या यहाँ पर जो इसका, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये जाकर इसके साथ रिएक्ट कर देगा और ये तो सेपरेट हो गया भाई, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये हो गया आपका OH, ये बेंजीन रिंग विथ MgO, पहले हम यहाँ पर लिख दें MgClOH, ठीक है जी। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हमें मिल गया क्या, फिनॉल। और दूसरा बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिला, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, अगर इसकी नेमिंग देखें तो इसकी नेमिंग इस तरह से होगी कि ये आ गया आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो हमने जो है वो ग्रिगनार्ड की हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ से फिनोल जो है वो अपना हासिल कर लिया, ठीक है जी। अब ये तो बात हो गई 5/4। बाकी लास्ट मेथड है और वो है आपका डीकार्बोजाइलेशन ऑफ फिनॉल एसिड। अब इसके अंदर होगा क्या कि डीकार्बोजाइलेशन होगी फिनॉल एसिड्स की। अब हम जो है वो यहाँ पर कोई भी फिनॉल एसिड ले लें आप, लाइक ये रहा हमारे पास रिंग हमारी, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास सैलिसाइलेट, जो सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है जी। अब सोडियम सैलिसाइलेट को हम जो है वो रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो कि आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा सोडियम, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले हमारा मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा और वो है आपका फिनॉल। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मिला Na2C डबल बॉन्ड O, यानी कि 2 O है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ Na2CO2, ठीक है। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट फिनॉल। दिस इज़ आवर रिएक्टिंग सब्सटेंस, या जिसे हम नाम दे सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका सोडियम सैलिसाइलेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, आप किस तरह से फ़िनॉल को प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ पर कंपाइल होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद है हमारे पास फ़िनॉल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब फ़िनॉल की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले जो है वो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम इसके नेचर की भाई बात करेंगे। ये आपके पास होता है कलरलेस, ये में भी लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता, सॉलिड भी हो सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है वो आपके पास वॉलेटाइल है। और दूसरी बात, ये अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट अगर आप इसके OH ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ कर दें, अगर हम इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंक्रीज़ कर दें तो ये जो है वो मोर सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है जी। और याद रखिएगा एक और चीज़, इट इज़ मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसके अलावा ये आप जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमें पता है ऑक्सीडेशन के बाद जो है ये डार्कन हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जब आप इसकी करवाओगे तो ये जो है वो हमारे पास डार्क कलर में अपीयर होना शुरू हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो है वो इसकी आप डिस्टिलेशन भी करवा सकते हैं, विदाउट डिकम्पोजिशन के भी डिस्टिलेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगेन हमारे पास जो है वो रीज़न यहाँ पर मौजूद है कि ये वॉलेटाइल है, दैट्स वाई इनकी जो है वो हम इसको डिस्टिल भी कर सकते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन। विदाउट डिकम्पोजिशन हम जो है वो इसको डिस्टिल भी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या कि ये जो है वो वीक एसिड है। अब वीक एसिड क्यों है? वीक एसिड क्यों है?
इसको जो है वो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अभी डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ ये जो है वो आपके पास होता तो एंटीसेप्टिक है, यानी कि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस को जो है वो कवर करता है, लेकिन ये जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स टॉक्सिक भी होता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, छोटी छोटी सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ ईजी टू मेमोराइज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी आ जाती है कि ये वीकली एसिड हैं। अब वीकली एसिड्स हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोन पेयर्स मौजूद हैं। लोन पेयर्स भाई किसके पास मौजूद हैं? ऑक्सीजन के पास मौजूद हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर अगेन देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, एक हाइड्रोजन, और हमें पता है ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब उन लोन पेयर्स की वजह से ये जो है वो ईज़िली अपने एसिडिटी को यहाँ पर शो कर सकता है। ठीक है, जिसके अलावा ये जो है वो फिनोस जो है फिनोलेट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ ये आपके पास बन गया स्टूडेंट्स फिनोलेट। तो इतनी सी हमारे पास सिंपल सी इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप इट इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज। इसके अलावा आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशंस। अब ये जो है वो कहाँ कहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही आ जाएगी आपके पास, और वो क्या कि ये एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेंट्स हैं। डिसइंफेक्टेंट है और एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में फ़र्क क्या है आपके पास? जिस इतना सा फ़र्क है कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई किया जाए तो ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर वर्क करेगा। इसके अलावा नॉन लिविंग सरफेस पर अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना तो इट विल वर्क एज द एंटीसेप्टिक्स। इसके अलावा अगर एंटीसेप्टिक है तो क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, यानी कि अगर हम बोलें तो ये एंटी माइक्रोबियल है। ठीक है जी, ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि सारे आ जाते हैं, लाइक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। ठीक है जी। सो इसके अलावा जो है इसका मैकेनिज़्म याद रखिए किस तरह से ये एक्ट करता है उनके ऊपर, वायरस के ऊपर, बैक्टीरिया किस तरह से इसको रैप्चर करता है, ये अभी तक अननोन है। इसको अभी तक किसी ने जो है वो पर्टिकुलरली डिस्क्राइब नहीं किया, बट हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस मौजूद हैं। एक हाइपोथेसिस हमारे पास ये है इसके बारे में, एक हाइपोथेसिस कुछ हमारे पास मौजूद है। एक हाइपोथेसिस ये है स्टूडेंट्स कि ये जो है वो इनहेबिट करता है प्रोटीन को। अगर आपको पता है पहला हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है कि इट इनहेबिट द प्रोटीन, या हम जिसे बोल सकते हैं आरएनए सिंथेसिस। क्योंकि आपको पता है कुछ हमारे पास ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनके अंदर आरएनए एज अ रेप्लिकेट एज अ न्यूक्लिक एसिड बिहेव करता है, या हम जिसे बोल सकते हैं कि वो एक जीन्स हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किस तरह से वो अफेक्ट करने वाला है। अगर वही इनहेबिट हो जाए, उसी की ग्रोथ इनहेबिट हो जाए, तो फिर वो किस तरह से एबल हो सकता है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस ये है कि वो उसकी इनहेबिट कर देता है प्रोटीन, या आप बोल सकते हो आरएनए की सिंथेसिस को। और दूसरी बात ये कि हमें पता है कि एक अगर माइक्रोब है, तो सपोज़ करें अगर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आउटर कवर कौन दे रहा होता है? सेल वॉल या उसकी सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है सेकंड हाइपोथेसिस ये है कि ये उसकी सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देता है। ठीक है जी, उसको जो है वो ये गायब कर देता है या उसको डैमेज कर देता है। लाइक पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन क्या करता है, उसकी हमारे पास जो पेनिसिलिन यूज़ होता है वो बेसिकली बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पर जाके अफेक्ट करता है, उसको जाके डैमेज करता है। दैट्स वाई हम जो है वो उससे एज ए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये भी एक हाइपोथेसिस है कि वो सेल मेम्ब्रेन पे जाके अफेक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों हाइपोथेसिस हमारे पास हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई इसका पर्टिकुलर मैकेनिज़्म हमारे पास नहीं मेंशन अभी तक। इसके अलावा ये जो है वो हमारे पास माइल्ड एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ होता है, एनेस्थेटिक एजेंट भी है, याद रखिएगा माइल्ड सा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन भी कॉज करवा सकता है।
ठीक है जी। नर्वस ब्रेकडाउन भी कोस करवा सकता है, इसीलिए हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं इन नेल्स की आउटग्रोथ जब हो जाती है हमारे पास, जब इनग्रोन हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है नेल्स की, तो उनको हमारे पास रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेल मैट्रिक्स फिनोलाइजेशन। तो उसके अंदर भी ये यूज़ होता है जब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है। ओके, इसके अलावा ये जो है वो माउथ वॉशेस के अंदर भी यूज़ होता है, माउथ वॉशेस के अंदर भी ये यूज़ होता है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा सबसे पहला रीज़न, तो इसके अंदर जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो है इसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, यानी कि इट इज़ आल्सो एक्ट एज अ पेन किलर। पेन किलर की तरह भी ये कौन आपका फिनोल एक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये काफ़ी सारे मटेरियल्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ये एक्ट करता है, यानी काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट करता है। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास सेलिसाइटिक जो डेरिवेटिव्स हैं, इसके अलावा एक्सप्लोजिव्स, प्लास्टिक्स, इनके अंदर एज अ स्टार्टिंग मटेरियल एक्ट करता है। उनको स्टार्ट करवाने के लिए, उनके प्रोसेस या उनकी प्रोसीजर्स को स्टार्ट करवाने के लिए ये जो है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल एक्ट करता है। और इसके अलावा एजोडाइज हमारे पास हो गए, तो उसके अंदर भी ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कि ये जो है वो कॉस्मेटिक के तौर पर भी यूज़ होता है। इट ऑल्सो यूज़ इन कॉस्मेटिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक्स लाइक लोशंस और इसके अलावा सनस्क्रीन्स, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, तो इनके अंदर ये जो है वो एज अ हमारे पास इन्हेंसर यूज़ होता है। इसके अलावा ये एक्सट्रैक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन रिसर्च स्टडीज़ के अंदर भी ये यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल लोशंस के अंदर यूज़ होता है, ईयर ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स, इन सब के अंदर भी इनका बहुत ही अच्छा खासा यूजेज है। एक तो हमारे पास हो गए लाइक फार्मास्यूटिकल लोशंस आपके, इसके अलावा आ गए ईयर ड्रॉप्स, ठीक है जी, और ऑइंटमेंट्स, इनके अंदर भी ये यूज़ होता है। तो हमारे पास एप्लीकेशंस, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ़िनोल है और ये इसके अंदर प्रेजेंट है? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यस दिस कंपाउंड इज़ द फ़िनोल। नाउ लेट्स डिस्कस दीज टेस्ट। तो ठीक है, वन बाय वन। अब सबसे पहला हमारे पास जो टेस्ट है वो है इसका सॉल्यूबिलिटी टेस्ट। सॉल्यूबिलिटी टेस्ट। अब ये बात याद रखिएगा, जितने भी फिनोल्स होते हैं वो आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर दे आर मोर सोल्यूबल एज़ कम्पेयर टू, अगर हम उसका कंपैरिजन करें वाटर के साथ, तो फिर ये ज़्यादा सोल्यूबल है NaOH के अंदर। और ये याद रखिएगा कि इट इज़ इनसोल्यूबल और ये इनसोल्यूबल है किसके अंदर, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट्स के अंदर ये इनसोल्यूबल है। ठीक है जी, ये एक टेस्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी टेस्ट आप कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट है, क्योंकि इससे हम प्रॉपर्टी नहीं आइडेंटिफाई करवा सकते, तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें आपको जो है वो एक्वस, याद रखिएगा, अल्कोहलिक सोल्यूशन लेना है। ठीक है जी, अल्कोहलिक सोल्यूशन याद रखिएगा वो एक्वस होना चाहिए। उसको आप जब रिएक्ट करवाओगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ, तो जब उसको आप रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास जो है वो हमारे ग्रीन और रेड और ब्लैक कलर जो है वो अपीयर होगा। मोस्टली इंटेंस रेड या फिर ग्रीन कलर अपीयर होता है, जो कि बताता है यस इसके अंदर जो है वो फिनोल प्रेजेंट है। तो न्यूट्रिक फेरिक क्लोराइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है जी, तो आपके पास ग्रीन, रेड कलर या ब्लैक कलर अपीयर होगा। इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है हमारे पास। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर अब होगा क्या, हमने जो है वो इसको, जो आपके पास फिनोल है उसका सबसे पहले एक्वस सोल्यूशन बनाना है। एक्वस सोल्यूशन यानी इसको डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर। फिर इसको जो है वो अगर आप रिएक्ट करवाते हो ब्रोमीन वाटर के साथ,
ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर आपके पास जो है वो येलो कलर के वो पीपीटीज फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, तो वो हमें डिस्क्राइब करेगा यस इसके अंदर भी फिनोल प्रेजेंट हैं। फोर्थ टेस्ट आप इसका आइडेंटिफाई टेस्ट कर सकते हो, लेबरमैन्स टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है आप जो है वो रिएक्ट करवा दें, आपके पास जो फिनोल का सॉल्यूशन बना हुआ है उसको आपने रिएक्ट करवाना है H2SO4 के साथ। देन क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फिनोल इसके अंदर है नहीं है, तो उसके साथ आपने इसको सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा दें। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो एक डार्किश कलर का आपके पास कंपाउंड, डार्क कंपाउंड आपके पास अपीयर होगा। देन आपने उसको अगेन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाना है जो कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन आपके पास अगेन ग्रीनिश कलर का जो है वो प्रोडक्ट अपीयर होगा। अब वो ग्रीन भी हो सकता है या वो ब्लू कलर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं ग्रीन भी हो सकता है या फिर वो ब्लू कलर अपीयर हो सकता है। तो वो क्या शो करेगा कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो फिनोल प्रेजेंट है। यस, ये जो लिया है हमने इसके अंदर ट्रूली फिनोल प्रेजेंट है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया। सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको पता है गारंटेड टेस्ट नहीं है, जिसके अंदर हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। यस, और इनसॉल्युबल है ये किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। फेरिक क्लोराइड की अगर हम बात करें, फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर हमने देखा कि एक्यूस अल्कोहलिक सोल्यूशन आपने लेना है, उसको रिएक्ट करवाना है फेरिक क्लोराइड के साथ। याद रखिएगा ये न्यूट्रल होना चाहिए। आपके पास ग्रीनिश रेड या ब्लैक कलर अपीयर होगा, और मोस्टली हमने क्या देखा कि या तो फिर इंटेंस रेड कलर जो है वो हमारे पास कॉमन था, या तो फिर ग्रीन कलर। ठीक है जी। इसके बाद हमने देखा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर हमने जो है वो एक्वस सोल्यूशन लिया, उसको ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास येलो कलर के पीपीटीज अपीयर हुए। लेवरमैन टेस्ट के अंदर क्या होगा, फिनोल को आपने रिएक्ट करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन सोडियम नाइट्रेट के साथ। सोडियम नाइट्रेट के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास एक डार्क कंपाउंड अपीयर होगा, और उसको आप जब रिएक्ट करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन आपके पास ग्रीन या फिर ब्लू कलर का जो है वो कलर अपीयर होगा उस कंटेनर के अंदर। ठीक है जी। तो जो आइडेंटिफाई करता है कि यस इसके अंदर फिनोल प्रेजेंट है। सो आई होप ये जो पूरा फिनोल्स पर हमारी जो आज की डिस्कशन थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी भी स्ट्रक कर रहा है आपके माइंड में, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क अस इन अवर कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह वी विल मीट अप अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।